राम राम साथियों, महिपाल सिंह खोकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको दांतों के प्रकार, दांतों के कार्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया था। इस वीडियो में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको दांतों की बाहरी संरचना, दांतों की आंतरिक संरचना व दंत रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया जाएगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस टॉपिक के अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण शुरू से अंत तक मेरे साथ ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को समझें। जय श्री राम, जय हिंद। सबसे पहले हम बात करते हैं दांतों की बाहरी संरचना। तो बाहर से हमें दांत ऐसा दिखाई देता है। इस दांत का जो सबसे ऊपरी, जो सबसे शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग को हम दंत शिखर या क्राउन कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो हमें बाहर दिखाई देता है क्या कहलाता है? दंत शिखर या क्राउन कहलाता है। इसके बाद ये दांत का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो जबड़े की हड्डी के अंदर दसा रहता है, जो दांत का सबसे लंबा और नुकीला भाग भी है, इस भाग को हम कहते हैं मूल या जड़ या रूट या गर्त। तो दांत के सबसे शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? दंत शिखर या क्राउन। दांत के सबसे निचले जबड़े में दसे हुए सबसे लंबे और सबसे नुकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो मूल या जड़ या रूट कहा जाता है। इस रूट और क्राउन के बीच में यह मसूड़े से ढका हुआ भाग क्या कहलाता है? गिरवा या नेक। तो दांत को बाहरी संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। शीर्ष भाग क्राउन, सबसे निचला भाग रूट और मीडियम या मध्यम भाग नेक या गिरवा कहलाता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं दांतों की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना क्या होती है। तो यह आपको मेरा चेहरा वगैरह दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या है? बाहरी स्वरूप, मेरी बाहरी संरचना। और इसके अंदर जो हड्डियों, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, रक्तवाहिनियों का जाल फैला हुआ है अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक संरचना। क्या कहते हैं? आंतरिक संरचना। इसी प्रकार ये दांत का बाहरी भाग था, इसको हमने क्या कहा? बाहरी संरचना, और तीन पार्टों में बांट दिया। इसके बाद हम बात करते हैं दांत की आंतरिक संरचना की। तो ये दांत था, इसको हमने क्या किया? काट दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। तो ये हमें इसके अंदर का हिस्सा दिखाई देने लग गया। अब इसमें इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो दांत का ये जो बाहर, जो ये सफेद चमकदार हिस्सा, देखो ये बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर, सबसे बाहर, इस बाहरी भाग को, बाहरी सफेद चमकदार परत को हम दंतवल्क या इनामेल कहते हैं। जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा दांतों की बाहरी सफेद चमकदार परत, दंतवल्क या इनामेल, और इसी का एक अन्य नाम है तामचीनी। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दंतवल्क या इनामेल या तामचीनी। पेपर में आ जाए दंतवल्क या इनामेल क्या है, तो आपका उत्तर होगा दांतों की बाहरी सफेद चमकदार परत, इनामेल या दंतवल्क या तामचीनी कहलाती है। इससे कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि इनामेल का निर्माण किससे होता है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में बारंबार पूछा जाता है और इसका उत्तर ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसका उत्तर स्थायी नहीं होता, इसका उत्तर किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे। तो अगर आपके ऑप्शन में, पेपर में क्वेश्चन आ जाए दांतों का इनामेल किससे बना होता है, तो आपका पहला उत्तर आएगा हाइड्रोक्सी एपिटाइट। अगर ऑप्शन में हाइड्रोक्सी एपिटाइट है तो आपका पहला उत्तर होगा हाइड्रोक्सी एपिटाइट। यदि ऑप्शन में हाइड्रोक्सी एपिटाइट नहीं है, एब्सिड में हाइड्रोक्सी एपिटाइट नहीं है, तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। दांतों का निर्माण किससे होता है? तो पहला उत्तर हाइड्रोक्सी एपिटाइट। यदि हाइड्रोक्सी एपिटाइट
ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। और यदि कैल्शियम फास्फेट भी ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर दांतों के इनामेल का निर्माण होता है। तो पहला उत्तर हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट नहीं हो तो कैल्शियम फास्फेट, और कैल्शियम फास्फेट के न होने की स्थिति में आपका उत्तर होगा कैल्शियम तथा फास्फोरस से दांतों के इनामेल का निर्माण होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांतों की बाहरी सफेद चमकदार परत इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव दांत का कौन सा भाग असंवेदनशील व बेजान तत्वों से बना होता है? तो भी आपका उत्तर होगा इनामेल या दंत वलक। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मानव दांत का कौन सा भाग असंवेदनशील होता है, तो असंवेदनशील भाग उस भाग को कहते हैं जिस तक संवेदनाएं नहीं पहुंच पाती। जैसे देखो, ये मैंने दांतों के इनामेल को मारा तो मेरे दर्द नहीं हुआ। अगर यही चोट में यहां मारता तो मेरे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। आप भी मार के देख लें एक बार, तो आप मारोगे तो क्या होगा? दर्द। तो जहां दर्द हो रहा है वो क्या हो गया? संवेदनशील भाग। संवेदनाएं हम महसूस कर रहे हैं, खुशी, हंसी, दर्द, तो क्या हुआ? ताप, तो क्या हुआ? इस भाग को हम क्या कहेंगे? संवेदनशील। और यहां पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता तो इसको क्या कहेंगे? असंवेदनशील भाग। तो मानव दांत का कौन सा भाग असंवेदनशील भाग होता है, या संवेदनाओं को महसूस नहीं करता, या दर्द को महसूस नहीं करता? तो आपका उत्तर होगा इनामेल या दंतवल्क या ताम चीनी। इसके बाद आपको एक चीज बता दूं, दंतमूल, जड़ या रूट। अभी हमने दांतों की बाहरी संरचना पढ़ी थी और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि दांतों का सबसे निचला हिस्सा जो जबड़े की हड्डी में धसा रहता है क्या कहलाता है? दंतमूल या रूट या जड़। तो इससे कंपटीशन में क्या प्रश्न आता है? दांतों का नुकीला लंबा हिस्सा जो जबड़े की हड्डी से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? मूल, रूट या जड़। इसी में आप एक चीज देख लेना, यह है कैनाइन दांत। इनमें कितनी जड़ पाई जाती है? एक। ये इंसाइजर दांत, इनमें भी एक। और ये प्रीमोलर और मोलर दांत, इनमें जड़ें पाई जाती हैं 2 से 4। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना कि 2 से 4 जड़ें किसमें पाई जाती हैं? प्रीमोलर और मोलर में। सर्वाधिक जड़ें कौन से दांत में पाई जाती हैं? तो मोलर या चवर्णक दांत में पाई जाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह आ गया दंत धातु। इस डेंटिन के खत्म होते ही जो परत आएगी ना अंदर, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, अंदर आती है, उस परत को हम क्या कहते हैं? ये हल्के पीले रंग की परत है। देखो कैसे रंग की परत है? ये हल्के पीले रंग की परत। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि डेंट, इसके इनामेल के निचली परत क्या कहलाती है? तो डेंटिन या दंत धातु या दंतास्ति कहलाती है। क्या? इनामेल के ठीक निचली परत को हम क्या कहते हैं? डेंटिन या दंत धातु या दंतास्ति कहते हैं। और ये कौन से रंग की होती है? हल्के पीले रंग की। तो प्रश्न आ जाए, दांत का अधिकांश भाग किससे मिलकर बना होता है? तो दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से मिलकर बना होता है। दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इनामेल होता है। दांत के पीले रंग के भाग को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन या दंत धातु कहते हैं। और दांत डेंटाइन के पीले होने का कारण तो कैल्शियम द्वारा इसका निर्माण होता है। तो देखो, दंतवल्क या इनामेल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से, जबकि दंत धातु या डेंटाइन का निर्माण तो कैल्शियम से होता है। किससे होता है? कैल्शियम से। और कैल्शियम द्वारा निर्मित होने के कारण डेंटाइन को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। एक प्रश्न यहां से और आता है, ये देखो खोखला भाग है। देखो ये कैसा भाग है? खोखला भाग। तो दांत का कौन सा भाग खोखला है? तो आपका उत्तर होगा डेंटाइन या दंत धातु। तो यहां से पेपर में देखो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देख लेते हैं हम एक बार। डेंटिन के अन्य नाम क्या क्या है? दंत धातु या दंतास्ति। इसका रंग कैसा होता है? पीला। और इसका पीला रंग क्यों होता है? कैल्शियम से बने होने के कारण। दांतों का अधिकांश भाग किससे बना होता है? तो डेंटिन से। और दांतों का सबसे कठोर भाग या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनामेल या दंतवल्क है। और दांतों का खोखला भाग कौन सा होता है? तो डेंटिन या दंत धातु या दंतास्ति। तो ये कैसा भाग है? डेंटिन कैसा भाग है भाई? खोखला भाग।
इसके बाद अब हम बात करते हैं पल्प कैविटी। ये देखो ये लाल रंग का भाग, ये क्या है? पल्प कैविटी, मज्जा गुहा, इसको हिंदी में कहते हैं मज्जा गुहा। तो पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में क्या होता है दोस्तों? तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो ये रक्तवाहिनियां, क्या? रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां या ब्लड वेसल्स। तो ये रक्त को कहां लेकर आती हैं? दांतों तक, जिससे दांतों को क्या मिलता है? पोषक पदार्थों की आपूर्ति होती है। तो आ जाए कि रक्तवाहिनियां या ब्लड वेसल्स किससे जुड़ी होती हैं? तो पल्प कैविटी या मज्जा गुहा से जुड़ी होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? शरीर, देखो रक्तवाहिनियों का काम शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाने का होता है। और रक्त में क्या होते हैं? पोषक तत्व। तो आ जाए दांतों को पोषक तत्वों की प्राप्ति किससे होती है? तो रक्तवाहिनियों से। और रक्तवाहिनी ऑप्शन में नहीं हो तो किससे? पल्प कैविटी से, क्योंकि पल्प कैविटी किससे जुड़ी होती है? रक्तवाहिनियों से जुड़ी होती है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है? तंत्रिका या नर्व्स पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में तंत्रिका या नर्व पाई जाती है। तो तंत्रिका या नर्व का काम क्या होता है? हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य किसका होता है? नर्व, तंत्रिका या स्नायु का। तो ये नर्व, तंत्रिका या स्नायु किससे जुड़ी रहती है? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी से जुड़ी रहती है। और यही जब हमारे दांतों में दर्द वगैरह होता है तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाती है? तो आपकी तंत्रिकाएं या नर्व्स पहुंचाती हैं। और ये किस में होती है? पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में, मज्जा गुहा से जुड़ी रहती है। इसी में एक चीज और पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट या दंत कोशिका। ओडोंटोब्लास्ट या दंत कोशिका। ओडोंटोब्लास्ट या दंत कोशिका की सक्रियता के कारण दांतों के आकार में वृद्धि, दांतों के आकार में वृद्धि होती है। और डेंटिन का निर्माण या स्त्रावण। एक प्रश्न आता है डेंटिन का स्त्रावण कहां होता है? तो सबसे पहले आप समझें स्त्रावण का मतलब क्या होता है। किसी चीज का बनना या निर्माण होना क्या कहलाता है? स्त्रावण। तो आ जाए डेंटिन का स्त्रावण किस अंग में होता है? तो दंत कोशिका या ओडोंटोब्लास्ट। अब दंत कोशिका या ओडोंटोब्लास्ट किस में पाई जाती है? तो पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में। तो अगर आ जाए कि डेंटिन का स्त्रावण कहां होता है? तो पहला उत्तर होगा दंत कोशिका या ओडोंटोब्लास्ट। अगर ऑप्शन में दंत कोशिका या ओडोंटोब्लास्ट नहीं हो तो आपका उत्तर होगा पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। अब इन तीन चीजों से 3 प्रश्न कंपटीशन में आते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से। तो सबसे पहला प्रश्न तो आता है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं? तो एक तो रक्तवाहिनियां या ब्लड वेसल्स, एक स्नायु या तंत्रिका या नर्व, और एक दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट। ये तीन चीजें किसमें पाई जाती हैं? पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में पाई जाती हैं। अब इन रक्तवाहिनियों का काम तो क्या होता है? मसूड़ों को पोषक तत्वों की पूर्ति करना। मसूड़ों को पोषक तत्वों की पूर्ति कौन करती है? रक्तवाहिनियां या ब्लड वेसल्स, जो कहां पाई जाती हैं? पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में पाई जाती है। इसके बाद इन स्नायुओं या तंत्रिकाओं का कार्य क्या है? मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाना। और इन दंत कोशिकाओं का काम क्या है? एक तो इनकी सक्रियता के कारण दांतों के आकार में वृद्धि होती है। दांतों के आकार में वृद्धि कब रुक जाएगी? जब दंत कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देंगे, तब दांतों के आकार में वृद्धि होना बंद हो जाएगा। और एक डेंटिन का स्त्रावण कौन करती है? दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट करती हैं। दोस्तों भी यहां पर एक चीज और ध्यान देने लायक है। यह देखो पल्प कैविटी या मज्जा गुहा में रक्तवाहिनियां, तंत्रिका और दंत कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन ये कहां से आती हैं यहां तक? तो ये देखो इन दरवाजों से, इनके आधार भाग में ये दरवाजे पाए जाते हैं। और इन दरवाजों से कौन आती हैं? ये तीनों चीजें। देखो रक्तवाहिनियां भी चली गई, तंत्रिकाएं भी चली गई और दंत कोशिकाएं भी चली गई। तो इस दरवाजे का नाम क्या है? कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो पल्प कैविटी में जो ये दरवाजा होता है इसको कहते हैं शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर। शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर। कई बार आपने देखा होगा हमारे यहां से दांत काले काले पड़ जाते हैं नीचे से। तो ये काले काले पड़ जाने का कारण बस यही है कि ये एपिकल पोर या शीर्ष छिद्र बंद हो जाता है और दांतों तक पोषक तत्वों की पूर्ति बंद हो जाती है। भाई ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा?
रक्त ले जाना बंद कर देंगी। अच्छा, तंत्रिकाएं सूचनाएं पहुंचाना बंद कर देंगी तो ये असंवेदनशील हो जाएगा। और दंत कोशिकाओं की सक्रियता खत्म हो जाएगी तो डेंटिन का स्त्रावण बंद हो जाएगा, दांतों का विकास रुक जाएगा। तो दांतों का विकास कौन से छिद्र के बंद होने पर भी रुकता है? एक तो दंत कोशिकाओं की सक्रियता में कमी के कारण दांतों का विकास रुकता है, और एक एपिकल पोर या शीर्ष छिद्र के बंद होने के कारण भी दंत कोशिकाओं का दांतों का विकास रुक जाता है। इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखना, लिगामेंट शब्द जहां भी लिखा हुआ जाए लिगामेंट, तो लिगामेंट का मतलब होता है दो हड्डियों का जोड़। जहां पर आकर दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं उसी स्थान को कहते हैं लिगामेंट। तो ये पीरियोडोंटल लिगामेंट का कार्य क्या है? ये दांत की हड्डी है, इस दांत की हड्डी को ये किससे जोड़ता है? एल्वोलर बोन से। दांत की हड्डी को एल्वोलर बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? पीरियोडोंटल लिगामेंट। पेपर में क्वेश्चन आ जाए दो हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो दो हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। दो हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। और दो मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। दो मांसपेशियों या मसल्स के जोड़ को टेंडन कहा जाता है, टेंडन। दो मांसपेशियां या मसल से एक दूसरे से जुड़ती हैं तो इस स्थान को टेंडन कहा जाता है। और दो हड्डियां, दो अस्थियां या दो बोन एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उस स्थान को लिगामेंट कहा जाता है। तो इस पीरियोडोंटल लिगामेंट का शॉर्ट नाम है पीडीएल। तो आ जाए पीडीएल कहां पाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, दांतों की हड्डी को एल्वोलर बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट क्या कहलाता है? पीडीएल। और कहां पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। यहां पर आप दो चीजें और ध्यान देना, एक तो होता है मसूड़े या गम। मसूड़े या गम, तो ये देखो दांतों के ऊपर यहां, यार यहां देख लो आप, ये क्या है? ये गुलाबी रंग की परत है। इस गुलाबी रंग की परत को हम क्या कहते हैं? मसूड़े या गम। और ये दांतों की किससे रक्षा करती हैं? दांतों की रक्षक उत्तकों के रूप में कार्य करती हैं। तो मसूड़े या गम क्या है? तो रक्षक उत्तक। दांतों के रक्षक उत्तक कौन है? तो मसूड़े या गम। मसूड़े या गम क्या होते हैं? तो रक्षक उत्तक किसके? दांतों के। तो ये दांतों को क्या? बाहरी प्रहारों से बचाते हैं। इसके बाद ये आता है सीमेंटम या दंत वज्र। आप यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये क्या है? क्राउन। और इस क्राउन के बाहर ये जो बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है सफेद रंग की, ये क्या कहलाती है? इनामेल। तो आ जाए क्राउन की बाहरी परत, दांतों के शीर्ष भाग की बाहरी सफेद चमकदार परत क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा इनामेल या दंतवलक या तामचीनी। लेकिन यह देखिए आप, यह क्या है? गिरवा। और यह क्या है? जड़। इसमें यह सफेद सफेद परत पाई जा रही है, इसको क्या कहते हैं? तो सीमेंटम या दंत वज्र। तो गिरवा वह जड़ की बाहरी परत क्या कहलाती है? तब तो आपका उत्तर होगा सीमेंटम या दंत वज्र। और दांतों के क्राउन की बाहरी परत क्या कहलाती है? तब आपका उत्तर होगा दंतवलक, इनामेल या तामचीनी। तो यहां पर आप ध्यान दें, पेपर में क्या प्रश्न आएगा? सीमेंटम या दंत वज्र क्या है? तो गिरवा व जड़ की बाहरी परत सीमेंटम कहलाती है। गिरवा व जड़ की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सीमेंटम। किससे बनी होती है? तो सीमेंटम से बनी होती है। और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? सीमेंटम को दंत वज्र। आजकल कंपटीशन में प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। पहले ऐसे ही आता था दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा है, या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? उत्तर आता था इनामेल। आजकल ऑप्शन में इनामेल होता ही नहीं। इनामेल की जगह वहां दंतवलक लिखा हुआ आ सकता है, तामचीनी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं जबड़े की हड्डी या जाबोन या सॉकेट ऑफ जा। तो देखो दोस्तों, ये होती है जबड़े की सॉकेट ऑफ जा। इसके ऊपर क्या होता है भाई? दांत लगा रहता है। तो ये दांत की किसके रूप में कार्य करती है? गद्दी के रूप में। अरे राजा महाराजा किस पे बैठते थे भाई? गद्दी पे। हम भी किस पे बैठते हैं? कुर्सी पे। तो ऐसे दांत किस पे बैठते हैं? तो दांतों के लिए भाई कुर्सी जो है वो क्या है? यही है, ये दांतों की कुर्सी है। और इस कुर्सी को हम क्या कहते हैं? सॉकेट ऑफ जा या जबड़े की हड्डी या जा बोन। तो ये किसके रूप में काम करती है? दांतों की गद्दी के रूप में काम करती है। और क्या काम करती है? दांतों की जड़ों को जकड़े रखने का काम। ये देखिए आप आराम से, ये दांत की जड़ है, इसके अंदर धस जाएगी अंदर जाके और पैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैक हो जाएगी। तो दांतों की जड़ों को जकड़े रखने का कार्य कौन करती है? जबड़े की हड्डी, जाबोन या सॉकेट ऑफ जा।
तो आपको यह हो गई हमारी दांतों की आंतरिक संरचना और उससे पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम आते हैं दंत रोगों की तरफ। पायरिया या परिदंत शोथ, इस रोग के होने के 3 कारण हैं। एक तो आहार में अनियमितता, समय पर मंजन न करना, लीवर में खराबी होने से अम्लता का बढ़ जाना। इन कारणों से क्या होता है? पायरिया नामक रोग होता है। पायरिया नामक रोग में मसूड़ों से खून निकलता है और दांतों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस रोग में एक तो मसूड़ों से खून निकलता है और एक दांतों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये देखिए, ये दांतों के ऊपर ये जो गुलाबी सा भाग दिख रहा है, ये क्या है? मसूड़े। ये क्या है? मसूड़े। तो इन मसूड़ों से क्या निकलता है? एक तो खून निकलता है और एक दांतों की हड्डियां कमजोर होती हैं और दांत हिलने लग जाते हैं और टूट भी जाते हैं। कौन से रोग में? पायरिया या परिदंत शोथ रोग में। दोस्तों, अगर आ जाए पायरिया की संघ से संबंधित रोग है तो आपका उत्तर दांत ना होकर मसूड़े होगा। तो पायरिया की संघ से संबंधित रोग है मसूड़ों से संबंधित रोग। मसूड़ों को अंग्रेजी में गम और हिंदी में वर्तस्य भी कहा, संस्कृत में वर्तस्य भी कहा जाता है। तो पेपर में आ जाए पायरिया मानव के किस अंग से संबंधित रोग है, आपका उत्तर होगा मसूड़ा। मसूड़ा नहीं हो तो गम, और गम नहीं हो तो वर्तस्य, और ये तीनों ही नहीं हो तो आपका उत्तर होगा दांत या टीथ। पहला उत्तर मसूड़ा है, मसूड़ा न होने पर उत्तर क्या है? दांत या दांत। मसूड़े की जगह गम लिखा हुआ आ सकता है और वर्तस्य लिखा हुआ आ सकता है। इससे एक प्रश्न और आता है, पायरिया रोग लगभग कितनी उम्र में होता है? तो 20 से 50 के बीच। 20 से 50 साल की उम्र में कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग। इसके बाद भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है, पर अमूमन उम्र यही होती है। एक प्रश्न, दांतों में सबसे पहले कौन सा रोग, मनुष्य में सबसे पहले कौन सा दंत रोग होता है? तो दांतों की सड़न, और इसको हम डेंटल कैरीज भी कहते हैं। और आप भी जानते हैं दांतों की सड़न का मतलब है दांतों से बदबू आना, और बदबू कब आएगी? जब समय पर मंजन नहीं करेंगे तो भोजन हमारे दांतों में फंसा रह जाएगा और कुछ समय बाद वो फंसी हुई कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या बदबू देने लग जाएगी। सबसे पहले यही रोग आता है किसी भी मनुष्य में। दांतों का सबसे पहले आने वाला रोग है दांतों की सड़न या डेंटल कैरीज, और ये कब? 1 से 20 की उम्र के बीच। 20 के बाद भी हो सकता है, पर 1 से 20 की उम्र में ये रोग आ जाता है। इसके बाद है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी रोग में क्या होता है दोस्तों? हम जब भी कोई ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम और कोई गर्म चीज जैसे चाय, इसको पीते हैं तो हमारे दांतों में क्या होती है? झंझनाहट उत्पन्न होती है। आप कहेंगे गुरुजी आपने कहा था कि दांतों की ऊपरी परत इनामेल क्या है? असंवेदनशील, इसको संवेदनाएं महसूस ही नहीं होती, तो झंझनाहट कैसे उत्पन्न होगी? तो क्या होगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है इनामेल, ये क्या होगी? नष्ट होने लग जाएगी। और जब इनामेल नष्ट हो जाएगी तो इससे नीचे का भाग क्या है भाई? डेंटिन। तो डायरेक्ट जब हम जो भी खाएंगे गर्म या ठंडा, वो अगर किसके संपर्क में आने लग जाएगा? इनामेल के स्थान पर डेंटिन के संपर्क में आने लग जाएगा, तो हमें क्या होगी? सेंसिटिविटी महसूस होगी। हमारे दांतों में क्या महसूस होगी? झंझनाहट महसूस होगी। तो इससे पेपर में प्रश्न आता है कि जब भी हम कोई ठंडी या गर्म वस्तु खाते हैं और हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, इस रोग को क्या कहते हैं? तो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किस अंग से संबंधित रोग है? तो दांतों से संबंधित रोग है। और सेंसिटिविटी में कौन सी परत नष्ट हो जाती है? तो इनामेल नष्ट हो जाती है, और भोजन डायरेक्ट किसके संपर्क में आता है? डेंटिन के संपर्क में आता है। इस वजह से क्या होती है? हमें झंझनाहट महसूस होती है। इसके बाद आता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है? तो आप ध्यान रखना, खट्टे फलों से। खट्टे फलों से हमें विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल प्राप्त होता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से क्या निकलने लग जाता है? खून निकलने लग जाता है, और इस रोग को हम कहते हैं स्कर्वी रोग। तो आ जाए स्कर्वी रोग किस अंग से संबंधित है? मसूड़ों या गम या वर्तस्य। तो स्कर्वी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल।
विटामिन सी या ए स्कॉर्बिक अम्ल की प्राप्ति हमें किससे होती है? खट्टे फलों से होती है। स्कर्वी रोग किस अंग से संबंधित है? मसूड़ों से संबंधित है। और इससे एक प्रश्न आया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में कौन सा रोग पाया गया था? तो स्कर्वी। नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में एक बार क्या हुआ था? इस स्कर्वी रोग के कारण उसके कई सैनिक मारे गए थे। फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे लिटिल कॉर्पोरेल के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बात करते हैं इनामेल का कर्बूरन रोग। तो दांतों की ऊपरी सफेद चमकदार परत को हम क्या कहते हैं? इनामेल। और इस इनामेल का धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाना, धीरे धीरे इसका क्षय हो जाना, इनामेल में धीरे धीरे कमी हो जाना क्या कहलाता है? इनामेल का कर्बूरन रोग। और इनामेल का कर्बूरन रोग किसके कारण होता है? तो जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। तो दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको। आ जाए हमारे दांत चमकते क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी फ्लोराइड या फ्लोरीन ही है। जब जल में लिमिटेड मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में क्या हो? फ्लोराइड उपस्थित हो, तो यह हमारे दांतों के लिए क्या होता है? लाभदायक, हमारे दांतों के चमकने का कारण बनता है। लेकिन जब जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारी इनामेल के लिए क्या हो जाता है? खतरनाक साबित होता है। और धीरे धीरे इनामेल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, इसका कर्बूरन कर देता है। तो इनामेल का कर्बूरन रोग किसके कारण होता है? जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। और एक इनामेल के नष्ट होने का एक दूसरा कारण भी है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक चिपचिपी परत बन जाती है पीले रंग की। इस चिपचिपी परत को प्लाक कहा जाता है। तो इस प्लाक में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। तो कुछ समय तक अगर ये प्लाक हमारे दांतों पर जमी रहे तब तो हमारे दांतों के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर ये अधिक समय तक हमारे दांतों पर जमी रह जाए, हम टाइम पर मंजन नहीं करें, तो क्या होता है? इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे अम्ल उत्पन्न होते हैं। और उन अम्लों के कारण क्या होता है? हमारा इनामेल नष्ट होने लग जाता है। तो इनामेल के नष्ट होने का एक कारण तो यह है कि जल में फ्लोराइड की अधिकता, और एक कारण है अम्लता का बढ़ जाना। अब हम बात करते हैं कैविटी। देखो, पल्प कैविटी मैंने आपको बताया दांतों का मध्यम भाग। जिस प्रकार दांतों की बाहरी संरचना में मध्यम भाग को गिरवा या नय कहते हैं, उसी प्रकार दांतों की आंतरिक संरचना में दांतों के मध्यम भाग को पल्प कैविटी के नाम से जाना जाता है। पल्प कैविटी आपने अभी आराम से पढ़ाई है। तो क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो दांतों के ऊपर क्या होता है? एक पीली पीली चिपचिपी परत जमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाक। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्लाक अगर कम समय के लिए हमारे दांतों पर जमी रहे तो फायदेमंद होती है। लेकिन अगर हम समय पर मंजन नहीं करेंगे और ये प्लाक अधिक समय तक हमारे दांतों पर जमी रहेगी तो इसमें उपस्थित बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण शुरू कर देंगे। और इस वजह से क्या होगा? हमारी इनामेल नष्ट होने लग जाएगी। ये इनामेल क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो अब भोजन डायरेक्ट किसके संपर्क में आने लग जाएगा? डेंटिन के। और इस भाग में भोजन फंसा रहेगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? डेंटिन को भी नष्ट कर देगा, पीले भाग को भी नष्ट कर देगा। और कहां तक पहुंच जाएगा? पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा। अब पल्प कैविटी में क्या होती है? तंत्रिकाओं से इसका संपर्क होता है। पल्प कैविटी में तंत्रिकाओं का जाल होता है। तो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक संवेदनाओं को पहुंचाती हैं। तो अब हमें जो दर्द होगा उसकी सूचना मस्तिष्क को कौन देने लग जाएंगी? वो तंत्रिकाएं देने लग जाएंगी। तो बस आप समझ जाएंगे कैविटी रोग या दंत क्षय रोग क्या है। तो इसमें आपकी इनामेल नष्ट हो जाती है, डेंटिन नष्ट हो जाती है, और दांतों में जो छिद्र होता है वो कहां तक पहुंच जाता है? पल्प कैविटी तक पहुंचे जाता है। और जिससे पल्प कैविटी में उपस्थित तंत्रिकाएं क्या करती हैं? दर्द की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं और हमारे दांतों में भयंकर दर्द होता है, दांतों में छेद हो जाते हैं। तो यह हो गया आपका कैविटी रोग। प्लाक आप समझ गए होंगे, भोजन के बाद जो पीला पीला चिपचिपा पदार्थ हमारे दांतों पे जमा रहता है उसको क्या कहते हैं? प्लाक। इसमें गिरवा के सरण के कारण दांतों का विनाश होता है। और ये आप देख लेंगे, एक बार इन चीजों को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आरसीटी। आरसीटी की फुल फॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जब भी हमें कोई रोग होगा तो डॉक्टर उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो इस कैविटी रोग में जब डॉक्टर हमारे दांतों का इलाज करना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या करता है? आरसीटी। तो आरसीटी की फुल फॉर्म क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट।
और रूट कैनाल ट्रीटमेंट किस अंग से संबंधित है, तो दांतों से संबंधित है। पेपर में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने दांतों की बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना और दंत रोगों के बारे में अच्छे से समझा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियों में कोई कमी या त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करना और कमेंट्स के माध्यम से मुझे मेरी त्रुटियों से अवगत कराना। साथियों, आपके कमेंट्स मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से आप मेरा हौसला यूं ही बढ़ाते रहिए। आप लोगों द्वारा मुझे दिए गए सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।